हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बहुत ही जल्द सोशल स्टडी के एनसीईआरटी कंटेंट्स आपके सामने लेकर आऊँगी। तो आज से हम सोशल स्टडी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सीटेट पेपर 2 में आपको बहुत हेल्प करेगा। इस सीरीज़ में मैं बेसिक डिटेल्स से स्टार्ट करूँगी, एनसीईआरटी बुक से सारे कंटेंट्स लिए हैं और डिस्क्राइब करूँगी। आप अच्छे से देखना, देन आफ्टर मैं एमसीक्यू भी सॉल्व करवाऊँगी। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं सोशल स्टडी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज, जो कि सीटेट के लिए पेपर 2 के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। हमारा पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इससे मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, आप इसको देखो। सबसे पहले आर्कोलॉजिस्ट के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि जो हमारे पुराने जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं और बिल्डिंग्स होती हैं, स्टोन्स होते हैं, जितने भी पुराने चीज़ें होती हैं, उनका एज पता करना, उनको अच्छे से रखना, संभाल के रखना, ये सब काम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे यहाँ करती है। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो काम करते हैं, जो इन सब चीज़ों को की रख रखाव करते हैं, देख करते हैं, उनको आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट का डेफिनेशन दिया है कि दे स्टडी अबाउट द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड्स ऑफ स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। दे एक्सप्लोर टू फाइंड टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट एंड क्वाइंस। मतलब इन सब चीज़ों के स्टोन्स का एज पता करना, ब्रिक का एज पता करना, वो कितने पुराने हैं, उनको संभाल के रखना, उन पेंटिंग का पता करना, टूल्स का, ये किस इरा के टूल्स हैं, ये कौन से मतलब शासक में कौन से रूलर हैं, उनका वेपन है, ऑर्नामेंट है, इन सब चीज़ों का कौन पता लगाता है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एएसआई बोलते हैं। और उसमें जो काम करते हैं, जो आदमी, जो पीपल इस काम को करते हैं, उसको बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है। पुरातत्व विभाग का आपने नाम सुना होगा ना, तो उसी के बारे में हमने इस चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। अभी हम हिस्ट्री का क्लास लेंगे, हिस्ट्री के बाद हम ज्योग्राफी एंड सिविक्स भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। There were many other things that were made and used in a past. Those who study these objects is called archaeologist. जो लोग स्टडी करते हैं, जो पास्ट में ऑब्जेक्ट मिलते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल, बर्ड्स, फिश टू फाइंड आउट व्हाट द पीपल एट। उनको आर्कोलॉजिस्ट और क्या करते हैं? पहले के ज़माने में पहले के जो शासक थे, पहले के लोग थे, जैसे हड़प्पा संस्कृति आई, मोहनजोदारो, वहाँ पर जो अवशेष जो मिले हैं एनिमल के, बर्ड के, फिश से, इससे क्या पता चलता है कि वहाँ के लोग क्या खाते थे और क्या नहीं खाते थे। बहुत सारे ग्रेन्स यानी अनाज भी वहाँ मिले हैं, उससे ये पता चला कि वहाँ के लोग कौन से अनाज और पहले कौन सी अनाज पाई जाती थी, ठीक है ना। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है कि आर्कोलॉजी का मतलब क्या होता है। आर्कोलॉजी को हिंदी में पुरातत्व विज्ञान कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन स्मारकों और अवशेषों का ज्ञान। समझ में आया आपको? द क्रॉप विच, अब यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स जो फैक्ट्स दिए हैं एनसीईआरटी में, उसको मैंने पॉइंट्स बना के आपके सामने रखा है। अब इस पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, और मैंने पॉइंट्स वाइज इसलिए रखा है कि आपको ईजिली लर्न हो जाए, ठीक है। The crops which were first grown by men and women is called wheat and barley। यानी कि आपको इससे ये पता चला कि जो wheat and barley ऐसी फसल थी, ऐसा ग्रेन था, ऐसा अनाज था कि जो सबसे पहले उगाया गया। कौन? wheat and barley, ठीक है। The place where rice was first grown in north of the Vindhyas Hills। विंध्यास हिल आपको पता है ना, अभी प्रेजेंट में कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो विंध्यास हिल के नॉर्थ में क्या उगाया गया था? राइस, यानी चावल की खेती होती थी, ठीक है ना। वहाँ पर क्या होता था? चावल की खेती होती थी। कहाँ पर? नॉर्थ ऑफ विंध्यास, यानी विंध्यास के उत्तर साइड में चावल की खेती होती थी। अब कुछ फैक्ट्स हैं, ये हम पढ़ते हैं, जो कि इस चैप्टर में दिया हुआ। ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ठीक है ना।
मैं जो भी कंटेंट दूंगी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग दूंगी, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। इसलिए मेरा फोकस कंटेंट पे है, ना कि एमसीक्यू सॉल्व कराने पे, ठीक है। पीपल हैव लिव अलोंग द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर फॉर द several hundred thousand year. Some of the earlier people who live here were skilled gatherer. इस चैप्टर में नर्मदा रिवर के बारे में बताया गया है कि नर्मदा रिवर कहाँ बहती थी। आपको पता है कि नर्मदा रिवर अभी कहाँ बहती है, विंध्यास एंड सतपुरा रेंज, सतपुरा के बीच में, है ना। कौन फ्लो करता है, नर्मदा रिवर फ्लो करती है। तो इसमें बताया गया है कि नर्मदा रिवर के पास लोग क्या करते थे, बहुत पहले लोग उसके नदी के किनारे रहते थे। कब, थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले की बात बता रहे हैं ये, कि वहाँ लोग रहते थे। और वहाँ के लोग कैसे होते थे, स्किल्ड गैदरर थे, है ना, बहुत निपुण थे वो कोई भी चीज़ को खोजने में, है ना, शिकार करने में। ये इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर में रिवर गंगा के बारे में क्या बताया गया है कि द रिवर गंगा बैंक वेयर द सिटी डेवलप अबाउट 25 ईयर एगो। रिवर गंगा के बारे में बताया गया कि रिवर गंगा के बगल में बैंक क्या होता है, नदी का किनारा। तो रिवर गंगा के किनारे पर क्या था, सिटी डेवलप हुई थी, शहर थे, डेवलप हुए थे। कब डेवलप हुए थे, 2500 ईयर पहले, है ना, यानी 2500 साल पहले गंगा रिवर के किनारे क्या थी, शहरें विकसित हो रही थी, ठीक है ना। सोन के बारे में बताया है। सोन एक नदी है जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की, यानी सोन किसकी है, सहायक नदी है गंगा की, इस चैप्टर में बताया गया है। सिटी मगध वॉज एस्टेब्लिश ऑन द रिवर बैंक। अब यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि 2500 साल पहले क्या हुआ था, गंगा रिवर के किनारे पे शहर डेवलप हुआ था, और उस शहर का क्या नाम था, मगध, है ना। मगध सिटी का नाम था, शहर का नाम था, जो कि गंगा रिवर के बैंक पर डेवलप हुआ था, उसके किनार पर, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ हिल्स के बारे में दिया गया था, जैसे विंध्यास हिल के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पे गारो हिल्स के बारे में बताया, जो कि कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पाया जाता है। गारो, खासी एंड जयंतिया हिल। तो यहाँ पे गारो हिल के बारे में बताया गया है। तो और इसमें क्या बताया गया कि गारो हिल्स जो है, गारो हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंटर, यानी गारो कहाँ थी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, ठीक है। जो हम मेघालय, मणिपुर, नागालैंड इस साइड वाले एरिया में क्या मिलता है, गारो, खासी एंड जयंतिया हिल। और गारो हिल्स कहाँ मिलता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पाया जाता है। और विंध्यास कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, तो वो सेंटर में रहेगा, ठीक है, बीचों बीच रहेगा। वहाँ पर क्या पाया गया था कि वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया है कि द इरानियंस एंड द ग्रीक्स केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से कहाँ से आए थे, नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हुआ, उत्तर पश्चिम एरिया से कौन आए थे, इरानियंस एंड ग्रीक। कहाँ आए थे, इंडिया में आए थे, ठीक है ना। और उन्होंने क्या बोला था, इंडिया को हिंदूज या इंडोज बोला था। क्या बोला था उन्होंने, इंडिया को क्या बुलाया था, इरानियन एंड ग्रीक कॉल्ड इंडियाज हिंदूज एंड इंडोज, ठीक है। द नेम भारत वॉज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन ए नॉर्थ वेस्ट, है ना। जो नॉर्थ वेस्ट में लोग रहते थे वो हमारे देश इंडिया को भारत बोलते थे, उन्होंने भारत बोला था, ठीक है। हु आर मेंशन्ड इन ए, और ये कहाँ मेंशन्ड है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है, वन ऑफ द 4 वेद है, हमारे पास 4 वेद है ना, उसमें से एक वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद क्या है, ओल्डेस्ट वेद है हमारा, चारों वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। तो ये बात कहाँ बताई गई है कि भारत कौन बोला गया था, भारत किसने बोला था हमारे देश को, इंडिया को, जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, ठीक है ना। और ये बात कहाँ से हमें पता चली कि उन्होंने भारत बोला था, ऋग्वेद से पता चली। द अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ संस्कृत, ऋग्वेद क्या है, एक कंपोजिशन है संस्कृत लय, ठीक है ना, संस्कृत का, डेटेड टू अबाउट ईयर अगो। लेटर इट वॉज यूज फॉर ए कंट्री, भारत वो बोलते थे इंडिया के लोगों को, और अब उसके बाद उसको कंट्री का रूप दे दिया गया। यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में बताया गया कि ऋग्वेद, जिसे अक्सर ऋग्वेद के नाम से भी जाना जाता है, वैदिक संस्कृति भजनों का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है। यह 4 वेदों में से एक है और यह वेहित पवित्र हिंदू शास्त्र है
ऋग्वेद सबसे पुराना ज्ञात संस्कृत वेद ग्रंथ है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन आए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो ऋग्वेद है, ठीक है ना। चलिए, इसमें मनुस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि एंड इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख। पहले के ज़माने में क्या होता था कि पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था और इतनी टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, पत्तों पर या पत्थरों पर अपने अचीवमेंट का मतलब जो उन्होंने उपलब्धि प्राप्त करी उसको कहाँ लिखते थे, या तो पत्तों पर लिखते थे या तो पत्थरों पर यानी शिला पर लिखते थे, ठीक है ना। तो वो क्या होता था, या तो अपनी उपलब्धि को लिखते थे या तो अपने राज्य का जो उनका रूल रेगुलेशन था, नियम कानून था, उसको लिखते थे ताकि आम जनता आए, उसको पढ़े और उसको फॉलो करे, है ना। तो इसमें हम मनुस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। मनुस्क्रिप्ट इज ए हैंड रिकॉर्ड रिटन ऑन ए पाम लीफ, ताड़ के पत्तों पे लिखा जाता था। ये देखो मनुस्क्रिप्ट का इमेज लगाया है मैंने। इसमें क्या होता था, मनुस्क्रिप्ट में क्या होता था कि मनुस्क्रिप्ट को एक तो हाथ से लिखा जाता था और कहाँ लिखा जाता था, पाम लीफ के पत्तों पर यानी ताड़ के पत्तों पे लिखा जाता था। ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज ब्रिज, और या तो पत्तों पर लिखा जाता था, किसके पत्तों पर, पाम के पत्तों पर, और नहीं तो ट्री की जो पेड़ों की छाले होती है ना, बार्क ऑफ ट्री, उस पर लिखी जाती थी, ठीक है। मनुस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 ऑफ ईयर एगो। मनुस्क्रिप्ट कब लिखी जाती थी, 1000 ऑफ ईयर, बहुत सालों पहले लिखी जाती थी। 1000 साल पहले की बात है ये, तब लिखी जाती थी, क्योंकि उस टाइम कोई इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी उतनी, तो लोगों के पास पेपर पेन तो होते नहीं थे, तो वो क्या करते थे, पत्तों पर ही अपने बारे में, अपने राज्य के बारे में लिखा करते थे, ठीक है। और पाम लीफ कहाँ मिलता है, हिमालय रीजन में मिलता है। कहाँ मिलता है, हिमालय रीजन में मिलता है, ठीक है। एंशियंट राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल आर नोन इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या था, हमने मनुस्क्रिप्ट के तो बारे में पढ़ा कि वो लीफ पर या पेड़ के छालों पर लिखी जाती थी, यानी पत्तों या पेड़ों के छालों पे। इंस्क्रिप्शन पत्थरों पे लिखा जाता था, हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, ठीक है ना। Achievement of king, order of king and territory was other state was usually inscribed on a stone or a metal plate. Such important texts were inscribed because the inscription are made durable and long lasting than manuscript. अब देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो मनुस्क्रिप्ट तो हमने पाम लीफ पर लिखा है, लेकिन जो हार्ड रूल रेगुलेशन जो होते थे, जो अचीवमेंट होते थे, ताकि सालों साल तक आने वाले लोग इसको पढ़ सके कि हाँ इस राजा ने इस तरह का अचीवमेंट किया था, इस तरह की उपलब्धि प्राप्त की थी, इसको कहाँ लिखते थे लोग, स्टोन पे लिखते थे। क्योंकि स्टोन क्या होता था, हार्ड होता था और उस पर लिखा हुआ जल्दी नहीं मिट सकता है। तो अभी भी आपको अशोक के पिलर का नाम आपने सुना होगा, अशोक के शिलालेख के बारे में आपने सुना होगा कि अभी भी हमारे यहाँ म्यूजियम में रखा हुआ है और बहुत जगह आपको मिलेगा, ठीक है ना। शिलालेख वाले अभी भी बहुत सारे म्यूजियम में, या आप चले जाओ भीमबेडका हो गया, या बहुत सारे जगह आप चले जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मनुस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। यानी पांडुलिपि और शिलालेख में क्या है, पांडुलिपि किस में लिखते थे, पत्तों पर लिखते थे, और शिलालेख किस में लिखते थे, पत्थरों पे लिखते थे। शिलालेख किस लिए लिखा जाता था, उस पर क्या क्यों लिखा जाता था, शिला पर, शिला यानी क्या होता है, पत्थर, क्यों लिखा जाता था, क्योंकि शिला पर जो लिखा हुआ जल्दी मिट नहीं सकता था, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग था। और किंग्स क्या लिखते थे, अपने अचीवमेंट्स और ऑर्डर, है ना, किसके लिए, आम लोगों के लिए, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द मनुस्क्रिप्ट वॉज रिटन इन संस्कृत, प्राकृतिक एंड तमिल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन है कि मनुस्क्रिप्ट किस किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो एक तो संस्कृत लैंग्वेज था, पहला प्राकृत था और तीसरा तमिल था। उस टाइम की ये फेमस लैंग्वेज थे, इसमें लिखा गया था। अगर पूछा जाए क्या मनुस्क्रिप्ट हिंदी में लिखा गया था, तो रॉन्गर आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में मनुस्क्रिप्ट नहीं लिखा गया था। तीन ही लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, संस्कृत, प्राकृतिक एंड तमिल, ठीक है। इपिग्राफी के बारे में हम पढ़ना है। देखो ये पिक्चर जो है वो इंस्क्रिप्शन है, पत्थरों पे लिखा जाता था, यानी कि शिलालेख है, ठीक है ना। इपिग्राफी,
द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होती है? जब इंस्क्रिप्शन की हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना, हम पढ़ाई करते हैं इंस्क्रिप्शन के बारे में, पत्थरों की पढ़ाई करते हैं कि पत्थरों पे क्या लिखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। द पर्सन हु यूज्ड मेथड ऑफ एपिग्राफी इज कॉल्ड एन एपिग्राफिस्ट एंड ऑफ एन एपिग्राफर। अगर देखो, हमने अभी आर्कोलॉजी के बारे में पढ़ा ना, कि जो आर्कोलॉजी क्या होता है, जो सारे आर्कोलॉजिक विज्ञान क्या होता है? जो कि सारे पुराने चीज़ों की खोज करता है और उनके रख रखाव करता है। यहाँ पर है कि जो पर्सन पत्थरों की पढ़ाई करता है या पत्थरों के शिलालेखों को पढ़ता है और पता करता है, उसको एपिग्राफिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्राफिस्ट या एपिग्राफर बोलते हैं। और एपिग्राफी क्या है? ये एक टाइप्स ऑफ स्टडी है जो कि पत्थरों की स्टडी करते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन डेट टू अबाउट 2250 यानी 2250 ईयर एगो, ठीक है ना, वॉज फाउंड इन। अब क्या था कि एक हम वो कांधार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अफगानिस्तान में एक जगह है कांधार, वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है जो कि इंस्क्रिप्शन 2250 ईयर एगो यानी 2250 ईयर पुराना है। एक इंस्क्रिप्शन जो कि कांधार में है। कांधार कहाँ है? अफगानिस्तान में है। इट वॉज रिटन ऑन द ऑर्डर ऑफ रूलर नेम अशोक। और वो किसका इंस्क्रिप्शन है? वो किसका शिलालेख है? अशोक का शिलालेख है। कहाँ पाया गया है? कांधार में। कांधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। और कितना पुराना है वो? तो 2250 ईयर पुराना है, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ पास्ट आर अरेंज इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा, जो पास्ट के रिकॉर्ड होता है, पुराने ज़माने में जो रिकॉर्ड होते हैं, एक के बाद दूसरा रिकॉर्ड, दूसरा के बाद तीसरा रिकॉर्ड, उसको किस ऑर्डर में रखा जाता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी टाइम रिलेटेड ऑर्डर जो होता है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट्स है कि आर्ट्स ऑफ मेकिंग पिक्चर एंड सिंबल बाय कार्विंग स्टोन, इसको स्कल्पचर। स्कल्पचर क्या बोलते हैं? मूर्ति निर्माण जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्कल्पचर बोलते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं? वो उनका आर्ट है, उनकी कला है। क्या है कला उनकी? आर्ट ऑफ मेकिंग पिक्चर। वो पिक्चर बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं बाय कार्विंग। कार्विंग यानी पत्थर को, स्टोन को, छोटे छोटे टूल से, छोटे छोटे औजारों से पत्थरों को काट काट के वो पिक्चर बनाते हैं, वो सिंबल बनाते हैं। यानी सिंबल यानी क्या होता है? निशान बनाते हैं। किसी भी राज्य का निशान हो सकता है, देश का निशान हो सकता है। जैसे कि हमारे भारत का सिंबल क्या है? अशोक चक्र, है ना। तो इस तरह के सिंबल पहले के राजा महाराजा बनवाया करते थे कि ये हमारे, तो वो जो बनाने वाले लोग होते थे उसको मूर्तिकार बोलते थे और स्कल्पचर बोलते थे, ठीक है ना। और उसको मूर्ति निर्माण बोला जाता था, ठीक है ना। द वे इन विच अ लैंग्वेज इज रिटन इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है? द वे इन विच लैंग्वेज इज रिटन। लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज को किस तरह लिखेंगे उसको क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट बोलते हैं, है ना। जैसे अभी हमने मनुस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा ना, तो उसी तरह स्क्रिप्ट होती है। लैंग्वेज को लिखे जाने का तरीका क्या होता है? किसी भी भाषा को लिखे जाने का तरीका को स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। यानी स्क्रिप्ट यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? लिपि। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, ठीक है ना। प्राकृतिक क्या है? लैंग्वेज है, जो कि पहले यूज होते थे जब बौद्ध वगैरह का जब आया था इरा, तो उस टाइम प्राकृतिक लैंग्वेज यूज होता था। और उसी लैंग्वेज में क्या होते थे? भगवान बुद्ध अपने उपदेश दिया करते थे। तो यहाँ पे लैंग्वेज क्यों दिया करते थे? क्योंकि उस टाइम क्या था? प्राकृतिक जो लैंग्वेज था वो कॉमन पीपल का लैंग्वेज था। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्राकृतिक वाज ए लैंग्वेज यूज्ड बाय ए कॉमन पीपल। जो आम जनता होती थी वो कौन सी लैंग्वेज यूज करती थी? प्राकृतिक लैंग्वेज, ठीक है। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडिया कहाँ से हमें मिला है? इंडस से। इंडस क्या है? रिवर है, रिवर है ना, जिसको हिंदी में हम कौन से रिवर कहते हैं? सिंधु। हिंदी या संस्कृत में सिंधु बोलते हैं। और सिंधु क्या है? एक नदी है, और उसको इंडस भी बोलते हैं। और इंडिया कहाँ से आया है? इंडस नदी से। कुछ ट्रिब्यूटरी के बारे में यहाँ दिया है। ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर विच इज कंसिस्ट ऑफ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। दीज आर द ट्रिब्यूटरी। अभी हमने सोन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी पढ़ी? गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी पढ़ी। इस चैप्टर में ये सब दिया हुआ है, इसलिए इस चीज़ को आप अच्छे से
देख लेना, ठीक है। अब साउथ इस चैप्टर में बताया गया कि कौन कौन सी कंट्री जो है वो साउथ एशिया में आती है। तो यहाँ पर मैंने इस एक मैप के थ्रू आपको समझाया है, ठीक है। साउथ एशिया कंसिस्ट ऑफ कंट्री अफगानिस्तान, देखो यहाँ है, बांग्लादेश, यहाँ है भूटान, ये रहा आपका भूटान, ये नेपाल, ये हो गया मालदीव, ये श्रीलंका, पाकिस्तान, ठीक है ना। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए और कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए कि इसमें से आपको साउथ एशिया वाली कंट्री बतानी है, कौन नहीं है, अगर क्वेश्चन आए कि कौन सी कंट्री जो है वो साउथ, तो उसमें अगर ऑप्शन में आए नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और एक दे दे रशिया, तो आप क्या बोलोगे? रशिया क्या है? साउथ एशिया कंट्री में नहीं आता है। आप साउथ एशिया कंट्री क्या आप देख लो नाम कौन कौन से होंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। दीज आर द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ठीक है। अब लेटर एंड डेट्स के बारे में बताया गया है इसमें कि लेटर ऑफ डेट्स कैसे डेवलप हुए, कैसे हम बीसी और एसी का यूज़, एडी का यूज़ करने लगे, ठीक है ना। जीसस क्या है? जीसस वॉज द फाउंडर ऑफ, जीसस क्राइस्ट के बारे में आपने पढ़ा है ना, क्रिश्चियनिटी, ठीक है ना। ईसाई धर्म के फाउंडर कौन थे, स्थापक कौन थे? जीसस क्राइस्ट थे, है ना। और ये बताया गया कि ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर काउंटेड फॉरवर्ड। उनके बर्थ के बाद जो ईयर आता है उसको हम लोग फॉरवर्ड काउंट करते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। ऑल द डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड, यानी देखो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ उसको क्या मान दिया गया? बीच में सेंटर मान लिया गया, बीच में रख दिया गया। और उनके बर्थ के बाद जो भी डेट काउंट होते हैं वो फॉरवर्ड में काउंट होते हैं या आगे बढ़ने वाले काउंट होते हैं, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में। और जो उनके बर्थ से पहले के डेट्स थे उनको बैकवर्ड में मानते हैं। तो उनको आधार मानते हुए डेट को यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है ना। और दुनिया में जो भी डेट अभी चल रहे हैं वो उन्हीं के बर्थ के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। क्यों चलते हैं? क्योंकि क्या है ना कि हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो अगर कोई धर्म है, रिलीजन है, वो कौन सा है? क्रिश्चियंस है ना। तो इसलिए उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि उनके बर्थ के बाद जो भी डेट्स आए वो फॉरवर्ड में काउंट हुए और उनके बर्थ से जो भी डेट्स पहले आए वो बैकवर्ड में हुए, ठीक है। किसके? जीसस क्राइस्ट के। किसके ये भगवान हैं? क्रिश्चियन, जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो इनको भगवान मानते हैं, ठीक है। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले। तो अक्सर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है कि बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। यू विल समटाइम फाइंड एडी बिफोर डेट। आपने अक्सर देखा होगा ना कि एडी किसी भी डेट के पहले एडी लिखा रहता है, एडी, ठीक है ना। दिस स्टैंड फॉर टू लैटिन वर्ड, दो लैटिन वर्ड से ये बना है, एनियो डोमिनी। क्या होता है? एडी का मतलब क्या होता है? ए फॉर एनियो, डी फॉर डोमिनी, है ना। तो इसका भी फुल फॉर्म आप याद रखना। एनियो डोमिनी का मतलब क्या होता है? एडी। एडी का मतलब क्या होता है? एनियो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड यानी क्राइस्ट, ठीक है ना। सो अगर हम 2012 कैन बी ऑल्सो रिटेन एज एडी, एडी हम लिखेंगे, एडी 2012 यानी 2012 के पहले क्या लगाएंगे हम? यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया गया है कि अगर 2012 लिखा है तो उसके पहले क्या लिखेंगे? एडी, एनियो डोमिनी, ठीक है। समटाइम्स सीई इज यूज इन स्टीड ऑफ एडी। कभी कभी आप देखोगे कि सीई का यूज होगा एडी के जगह और बीसीई का यूज होगा बीसी के जगह, ठीक है ना। एडी का यूज कहाँ होता है? सीई की जगह, ठीक है ना। कभी कभी एडी ना लिख के सीई लिखा रहेगा और कभी कभी बीसीई ना लिख के क्या लिखा रहता है? बीसी लिखा रहता है। द लेटर सीई का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा। क्या होता है? कॉमन एरा। एंड बीसीई का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा, ठीक है ना। तो आपको फुल फॉर्म समझ में आए कि बीसीई का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा, और सीई का मतलब रहता है कॉमन एरा, ठीक है। तो एडी किसके जगह यूज होगा? सीई के जगह। और बीसीई
किसकी जगह यूज होता है, BC की जगह, ठीक है। वी यूज दिस टर्म बिकॉज ऑफ द क्रिश्चियन इरा इज नाउ यूज इन अ मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मैंने अभी बताया ना क्यों यूज करते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन इरा बहुत सारे कंट्री में यूज होता है, ठीक है ना। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग from about 200 year ago and sometime the later BP means before present। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो है एडी का मतलब क्या होता है, एनियो डोमिनी। मतलब आपको इसमें क्या है कि आपको इन सब चीज़ का फुल फॉर्म याद कर लेना है। आपको पॉइंट्स और स्टेटमेंट में बना के क्वेश्चन दे देगा और आपको बताना होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो एडी का मतलब क्या होता है, एनियो डोमिनी। बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। BCE का मतलब क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा। CE का क्या मतलब होता है, CE का मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक है। अब यहाँ पर सुलेमान एंड कृथार हिल्स के बारे में इस चैप्टर में बताया क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगता हुआ ये एरिया है जहाँ पर सुलेमान और कृथार हिल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने विंध्यास के बारे में डिस्कस किया। विंध्यास कहाँ मिलता है, सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश में है, जहाँ की सबसे पहले क्या की गई थी, राइस यानी चावल की खेती की गई थी। और ये है गारो हिल्स। गारो और विंध्यास किस लिए फेमस थे, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए फेमस थे, इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है ना। तो सुलेमान और कृथार हिल्स के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। सुलेमान एंड कृथार सुलेमान और कृथार की पहाड़ियाँ के बारे में बताया गया इस चैप्टर में। इन पहाड़ियों में लोग लगभग 8000 वर्ष पहले रहते थे। वे उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की थी और वे गेहूं और जौ की खेती करते थे। ये लोग भेड़ बकरियां तथा गाय बैलों का पालन पोषण करते थे, ठीक है। तो सुलेमान एंड कृथार हिल्स के बारे में बताया गया है कि ऐसे लोग थे जो कि हिल्स में वहाँ के लोग क्या करते थे, भेड़ और बकरियों को पालते थे, गाय को पालते थे और किसकी खेती करते थे, गेहूं और जौ की खेती करते थे, ठीक है ना। और ये हिल्स का, इन पहाड़ियों में लोग कब से रहा करते थे, 8000 साल पहले से रहा करते थे, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन डील करेंगे, है ना, और क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। था नर्मदा वैली में क्या होता था, एग्रीकल्चर के लिए, अर्ली एग्रीकल्चर के लिए था। गारो हिल्स किस लिए था, हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए था। और मगध क्या था, फर्स्ट बिग किंगडम था। आपको यहाँ पे बताना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताना है कि इन तीनों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो नर्मदा वैली एग्रीकल्चर, गारो हिल्स हंटिंग एंड गैदरिंग एंड मगध क्या था, फर्स्ट। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि मगध क्या था, पहला फर्स्ट किंगडम था, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन बता रहा है यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन ओनली स्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन आर स्क्रिप्ड ऑन हार्ड सरफेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें बताना है कि इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, तो आंसर 2 तो सही होगा। ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन स्क्रिप्ट, हाँ तो स्क्रिप्ट पर ही लिखा जाता था, तो ऑप्शन दोनों इसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच रिवर बैंक डिड द पीपल लिव अलॉन्ग द एंशियंट टाइम। तो किसके रिवर के किनारे पे लोग रहा करते थे, तो आंसर विल बी नर्मदा रिवर, ठीक है ना। नर्मदा रिवर के किनारे लोग क्या करते थे, रहा करते थे। ऑन विच रिवर बैंक वेयर द सिटी डेवलप अबाउट 25 ईयर एगो, 2500 साल पहले कौन से रिवर के किनारे सिटी डेवलप हुई थी, शहर डेवलप हुई थी, तो ऑप्शन 1 गंगा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। विच सिटी वॉज स्टेब्लिश ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, रिवर गंगा के किनारे कौन सी सिटी डेवलप हुई थी, ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी विद्याल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो गंगा रिवर के किनारे कौन सी थी, मगध। विंध्यास तो कौन से रिवर के पास है, नर्मदा रिवर के पास, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेयर डिड द मनुस्क्रिप्ट कीप सेफ, मनुस्क्रिप्ट को कहाँ सेफ रखा जाता था, कहाँ अच्छे से रखा जाता था, तो आंसर इज टेम्पल एंड मॉनेस्चरी में भी रखा जाता था और म्यूजियम में भी रखा जाता था, तो ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ डिड द पीपल ऑफ
अंडमान आइलैंड गेट देयर फूड, कैसे वो फूड कलेक्ट करते थे? तो ऑप्शन ए बाय फिशिंग, ऑप्शन बी बाय हंटिंग, ऑप्शन सी बाय कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो आंसर डी इज ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर क्या होगा इसमें? तीनों ऑप्शन इसमें सही होंगे। वो फिशिंग भी करते थे, वो मछली पालन भी करते थे, ठीक है ना, वो हंटिंग भी करते थे, शिकार भी करते थे, और वो फॉरेस्ट से कुछ प्रोडक्ट्स को भी कलेक्ट किया करते थे। तो आंसर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाउ डिड मर्चेंट ट्रेवल? पहले के जो मर्चेंट थे एक देश से दूसरे देश कैसे जाया करते थे? तो ऑप्शन ए विथ कारावेंस और ऑप्शन बी शिप। तो ऑप्शन सी क्या होगा? बोथ ए एंड बी। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। पहले के लोग कैसे जाते थे? कारावेन से भी। अब इस तरह की जो हाई टेक्नोलॉजी वाली कारावेन पहले नहीं होती थी, पहले बैलगाड़ी वाली कारावेन होती थी, ठीक है ना, और शिप बड़ी बड़ी शिपों से भी पानी के रास्ते वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। 9th क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड एग्रीकल्चर स्टार्ट? एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हो गया था बताओ? तो 8000 साल पहले कहाँ हुआ था ये बताइए आप। तो सुलेमान एंड क्विथार हिल्स, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में था, वहाँ के लोगों ने एग्रीकल्चर 8000 साल पहले स्टार्ट कर दिया था। और जौ की खेती करते थे, है ना, वीट और बार्ले की वो खेती करते थे, ठीक है ना। और क्या क्या पालते थे? भेड़ बकरियां गाय बैल को वो पाला करते थे। हु आर हिस्टोरियन? हिस्टोरियन कौन होते थे? इतिहासकार। हिस्टोरियन का मतलब क्या होता है? इतिहासकार होता है, ठीक है ना। तो वो उनका काम क्या करता था? आपको ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन, उसमें से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हु स्टडी पास्ट, हु स्टडी प्रेजेंट, हु स्टडी फ्यूचर, और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। हिस्टोरियन कौन होते थे? इतिहासकार कौन होते थे? जो कि पास्ट की यानी पुराने चीज़ों की, पुराने जगहों की स्टडी करते थे, उनकी खोज करते थे, उनकी पढ़ाई करते थे, उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे अपने चैनल पर स्टडी विद ईज 24/7। अगर आपको अच्छा लगा होगा चैनल तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।